तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खालिफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब इससे हुआ क्या वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिए और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिए और रूरल एरियाज़ में मतलब गांव वगैरह में लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी सोल्जर्स में ज्वाइन कराने लगे। और क्या हुआ कि 1918 और 1919 और 1920 और 1921 में क्रॉप जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, मतलब फसल पूरा फेल हो चुका था। इससे क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, कहीं पे भी खाना वगैरह नहीं मिलने लगा। और सेकंड क्या हुआ कि 1921 में लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है उनका डेथ हो गया फेमाइंस और एपिडेमिक से। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, मतलब किसी को खाना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। इससे क्या हुआ कि लगभग 12 से 13 मिलियन लोग का डेथ हो गया। तब यहाँ से एक नया लीडर का एंट्री हुआ। ये लीडर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा लीडर है, तो इनका पहले हम एंट्री करा देते हैं। डॉन। तो जब गांधी जी आए तो क्या हुआ कि वो लाए आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह को अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो सत्याग्रह मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब हमें लाठी बंदूक ये सब का यूज़ नहीं करना है प्रोटेस्ट करने के टाइम। मतलब लोगों को प्यार से समझाना है, इज्जत से समझाना है। तो गांधी जी इंडिया आए जनवरी 1915 में। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से आए। तो जब यहाँ पे आए वो, तो उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। तो हम सबसे पहले डेट देख लेते हैं, कितना आसान है वो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1915 में गांधी जी इंडिया आए। 1916 में उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, 1917 में दूसरा और 1918 में तीसरा। तो 1916 देखते हैं, पहला सत्याग्रह मूवमेंट ये कहाँ पे हुआ? चंपारण, बिहार में। यहाँ पे वो क्या करने गए थे? टू हेल्प द पीजेंट्स, जो किसान हैं उन लोगों को हेल्प करने गए थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और फिर सेकंड हम देखते हैं 1917 में, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था ये। और वहाँ पे क्या करने गए थे गांधी जी? तो वहाँ पे क्योंकि क्रॉप का फेलियर हो गया था, वहाँ पे भी जो है वो फसल जो है वो फेल हो गया था। तो पीजेंट्स जो है उनके वो पे नहीं कर पा रहे थे अपना रेवेन्यू को। तो वो चाहते थे कि उनका रेवेन्यू जो है वो इस साल के लिए रिलैक्स कर दिया जाए। और थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट है 1918। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। तो सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी गए थे, क्यों? क्योंकि कॉटन मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, उनको प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए गए थे। आगे हम देखेंगे द रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट, तो गांधी जी ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सोचे कि यार मैंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, तीनों सक्सेसफुल हो गया, वाह अब चलो कुछ बड़ा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। किसके लिए? रोलैक्ट एक्ट के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया रोलैक्ट एक्ट क्या है। तो रोलैक्ट एक्ट में क्या होता है कि ये ना ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत सारा पावर दे देता है, बहुत ज़्यादा पावर दे देता है ताकि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को रिप्रेस कर सके, मतलब उसको दबा सके और उसको जेल में डाल सके बिना कोई वारंट का 2 साल के लिए, बिना कोई वारंट का। तो नेशन वाइड सत्याग्रह में क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि रैलीज ऑर्गेनाइज हुए, वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवेज वर्कशॉप पे, शॉप्स को जो है वो बंद कर दिया गया। और अप्रैल 10 में क्या हुआ कि पुलिस जो अमृतसर में थी उन्होंने क्या किया? फायर कर दिया पब्लिक में। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो लोग अटैक स्टार्ट कर दिए बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन वगैरह में। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और इसका हेड कौन था? जनरल डायर। तो मार्शल लॉ क्या होता है भैया? मार्शल लॉ में क्या होता है ना कि आर्मी जो है वो पावर कंट्रोल करने लगती है, ना कि वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स। इमरजेंसी सिचुएशन में जब कुछ इमरजेंसी होता है तो पावर चला जाता है आर्मी के पास। तो अप्रैल 13 में क्या हुआ कि जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो हुआ वहाँ पे। तो जालियांवाला बाग जो है ना वहाँ पे वो, क्योंकि वो सिटी में नहीं था, वो सिटी से बहुत दूर था, तो लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ नाम का चीज़ कुछ इम्पोज भी हुआ है।
तो वो लोग वहाँ पे गए थे अपना बैसाखी मेला देखने के लिए, और कुछ गए थे वहाँ प्रोटेस्ट को, गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जनरल डायर इनका एंट्री हुआ। उन्होंने क्या किया कि दोनों गेट जो है जहाँ से निकलते हैं और जाते हैं, दोनों गेट को बंद कर दिया और ओपन फायर कर दिया। इससे क्या हुआ कि लगभग मतलब हंड्रेड्स में लोग जो है सो मारे गए वहाँ पे। तो जैसे जैसे ये न्यूज़ फैला कि यार इतना बड़ा मतलब हो गया कांड वहाँ पे जालियांवाला बाग, तो लोग जो है सो और गुस्सा हो गए और सब स्ट्राइक करने लगे, पुलिस को मारने धारने लगे, अटैक करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह पे। तो गवर्नमेंट जो है वो अब ह्यूमिलेट करने लगा और टेरराइज करने लगे पीपल को, लोगों को, अब डराने धमकाने लगे और किसी को भी उठा के पीट दे रहे थे और गांव वगैरह को बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिए, मतलब बम बम से उड़ाने स्टार्ट कर दिए। तो इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, इतना ज़्यादा जो ये सब देखते हुए गांधी जी ने ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, बोला कि यार इसको बंद करो यार ये वाला। लेकिन ये जो रोलैक्ट सत्याग्रह था ना, ये सिर्फ लिमिटेड था टाउन्स और सिटीज़ तक ही। तो गांधी जी ने सोचा कि यार हमें ना कुछ ब्रॉड मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक बड़ा सा आंदोलन करना है। और कोई भी बड़ा सा आंदोलन भैया इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है जब तक हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तब उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने लिया एक खालीफत इशू। तो टॉपिक 1 यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि गांधी जी को लगा कि अगर कोई भी बहुत बड़ा ब्रॉड अगर आंदोलन करना है हमें इंडिया में, तो उसके लिए हिंदू और मुस्लिम को साथ लाना पड़ेगा। तो इसी के लिए क्या होता है कि खालीफत इशू इन्होंने उठाया। खालीफत इशू का पहला पॉइंट क्या है, ये वापस चला जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की का डिफीट हुआ था, उसमें ऑटोमन एम्पायर था। तो लोगों को लगा कि बहुत ही हार्श ट्रीटरी इम्पोज होगा किस पे, ऑटोमन एम्पायर पे। ऑटोमन एम्पायर में कौन था, द खालीफत। द खालीफत कौन होता है, इस्लाम का हेड। तो इसको डिफेंड करने के लिए खालीफत कम्युनिटी फॉर्म हुआ कहाँ पे, बॉम्बे में। और इसमें हेड जो थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे। दोनों मिलने गए थे गांधी जी से, और गांधी जी ने इसको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा दोनों कम्युनिटीज़ को साथ मिलाने के लिए। तो क्या हुआ कि कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस में हुआ, कब, सितंबर 1920 में, उन्होंने गांधी जी क्या किए कि लोगों को, लीडर्स को कन्विंस किए कि भैया अगर दोनों कम्युनिटी साथ आ जाएं तो कितना बड़ा बवाल हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो चालू कर दिया गया इन द सपोर्ट ऑफ खालीफत एंड स्वराज, दोनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यार नॉन कॉर्पोरेशन क्यों, क्वेश्चन मार्क। तो गांधी जी ने अपना बुक हिंद स्वराज में बताया है कि अंग्रेज जो है ना इंडिया में क्यों रूल कर रहे हैं, पता है, क्योंकि हम जो है ना उनको कॉपरेशन दे रहे हैं, मतलब हम कॉपरेट कर रहे हैं उनके साथ। अगर हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं बेटा अगर कॉरपोरेट करना, अगर हम कॉरपोरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश से, तो 1 साल के अंदर पूरा ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा, इंडिया आज़ाद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो आंदोलन था उसको स्टार्ट कर दिया। तो पहला पॉइंट ये है कि लोगों ने सरेंडर कर स्टार्ट कर दिया करना टाइटल्स को जो कि गवर्नमेंट अवार्ड करती थी। सेकेंड, उन्होंने बोला कि बॉयकॉट करो, क्या क्या चीज़, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सब चीज। लेकिन कांग्रेस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। क्यों? पहला पॉइंट ये है क्योंकि वो लोग जो है ना इलेक्शंस आने वाले थे 1920 में, और वो लोग को लग रहा था कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हमारे पास पावर आ जाएगा और हम ऑफेंड कर पाएंगे, मतलब हम लोग कुछ चेंजेस ला पाएंगे जो ब्रिटिश रूल बनाते हैं उनके खिलाफ। सेकेंड, उन लोग को डर था कि यार ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करेगा, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली क्या हुआ कि कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हेल्ड हुआ दिसंबर 1920 में, तो वहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कांग्रेस मान लिया, मतलब अडेप्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भैया कौन कौन पार्टिसिपेट किया इसमें, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया। नेशनलिज्म इन इंडिया, टॉपिक 2। जनवरी 1921 में क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन खालीफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो इसमें ना बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, और सब कोई को क्या चाहिए था, स्वराज। स्वराज बोले तो आज़ादी। तो स्वराज का जो मीनिंग था ना हर कोई के लिए अलग अलग था। तो हमको यही देखना है कि टाउन्स के लोगों के लिए, तो गाँव के लोगों के लिए और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये जो स्वराज का क्या मीनिंग था उन लोगों के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टाउन्स में। तो टाउन्स में ना मिडिल क्लास जो लोग थे वो लोग पार्टिसिपेट किए थे।
तो स्टार्ट करते हैं हमने अपना पॉइंट। सबसे पहले क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लोग गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिए। ये लोग क्या किए, हेड मास्टर टीचर जो है वो लोग रिज़ाइन कर दिए। जो लॉयर जो था वो लोग अपना लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शंस जो था उसको लोग बाइकआउट करने लगे, सिवाय मद्रास में। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने स्टार्ट कर दिए। लिक्विड शॉप्स जो है मतलब दारू का दुकान जो है उसको उसका एंट्रेंस वगैरह ब्लॉक कर दिए और फॉरेन क्लोथ्स को जला दिए। तो ये सब के कारण क्या हुआ ना कि कुछ कुछ रिजल्ट्स हुआ। क्या हुआ इसके कारण? सबसे पहले क्या हुआ कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ जो था वो जस्ट हाफ हो गया। 1921 और 1922 के बारे में बात करें तो 1922 में पूरा हाफ हो गया, मतलब 102 करोड़ का लगभग फॉरेन गुड्स बाहर से इंडिया आता था, अब वो जस्ट 57 करोड़ हो गया। और क्या हुआ कि मर्चेंट ट्रेडर्स ये लोग जो है ना अब रिफ्यूज करने लगे ट्रेड करना, किसमें, फॉरेन गुड्स में। बोले हम लोग को फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करना। अब क्या हुआ कि लोग जो है ना वो डिस्कार्ड करने लगे फॉरेन क्लोथ्स को। बोले कि भैया हम लोग जो है ना सिर्फ इंडियंस क्लोथ्स पहनेंगे, जो इंडिया में बनता है वही कपड़ा पहनेंगे। बोले तो खादी पहनेंगे, सही है। तो इससे हुआ क्या कि प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में। लेकिन 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 कुछ तो जरूर हुआ होगा यार। तो इससे क्या हुआ ना, ये जो आंदोलन इतना तेजी से उड़ा था ना, ये उतना तेजी से गिरा भी। क्योंकि ना ये जो खादी था ना भैया, ये खादी हाथ से बनाया जाता था, और क्योंकि ये हैंडमेड था इसलिए ये ना बहुत महंगा था। और फॉरेन क्लोथ्स जो है ना वो मिल में प्रोड्यूस किए जाते थे, तो वो लोग बहुत सस्ता थे। तो जो गरीब लोग थे ना वो लोग खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत महंगा था वो। तो उनको वापस से क्या करना पड़ा कि फॉरेन क्लोथ्स को ही पहनना पड़ा। सेकंड जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूशनल जो है ना बहुत ही अभी सेटअप नहीं हुए थे उस हिसाब से कि लोग जो है सो जाके इंडियन इंस्टीट्यूट में काम करेंगे, बहुत ही टाइम था उसको आने में। तो वापस से टीचर स्टूडेंट जो है ना वो वापस से जाना स्टार्ट कर दिए, वही ब्रिटिशर्स का जो स्कूल्स कॉलेजेस था ना उसमें से। लॉयर जो है वापस से जाके जो है सो गवर्नमेंट कोर्ट में ज्वाइन कर लिए। तो अब हम देखते हैं कंट्री साइड मतलब गांव वगैरह में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। तो यहाँ पे हमें एक किसान के बारे में देखना है और एक आदिवासी के बारे में देखना है, मतलब ट्राइबल पीपल के बारे में। तो जो किसान थे उनके लिए जो है ना ये जो आंदोलन था वो था किसके लिए, तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए। क्यों भैया? क्योंकि ये लोग जो है ना तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स ये लोग हाई रेंट चार्ज करते थे और ये लोग क्या करते थे, बेगार कराते थे। बेगार मतलब क्या होता है कि काम तो करवाएंगे लेकिन भैया पैसा वैसा नहीं देंगे। तो किसान लोग को मौका मिल गया, बोला कि बेटा रुको बताते हैं। तो ये लोग क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया किसके लिए, तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए। इनका डिमांड था कि भैया सुनो, पहले नंबर 1 रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू कम करो सबसे पहले। सेकेंड, बेगार का एबॉल्यूशन करो, नहीं चाहिए हम लोग को बेगार, मतलब काम भी कराओगे और पैसा भी नहीं दोगे, क्या चल रहा है बे। थर्ड था कि भैया ये लोग क्या करते थे कि ये लोग चाहते थे कि सोशल बाइकआउट हो, किसका, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। जो लोग लैंडलॉर्ड जो हमें दबाते हैं ना उनका बाइकआउट करेंगे हम लोग। तो ये लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट किए भैया। प्रोटेस्ट कैसे किए, तो बहुत सारे प्लेसेस में ना ये लोग क्या किए, वॉशरमैन का, बार्बर का, ये सब सर्विस प्रोवाइड नहीं करने स्टार्ट कर दिए, मतलब बंद कर दिए। किसको, लैंडलॉर्ड को। बोले कि हम लोग नहीं देंगे, बाल वाल हम लोग काटेंगे ही नहीं तुम लोग का। और क्या हुआ कि तुलकदार्स और मर्चेंट्स का जो है ना घर वगैरह में अटैक स्टार्ट हो गया, ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए। और थर्ड ये है कि बाजार वगैरह को लूटने स्टार्ट कर दिए। तो अक्टूबर 1920 में क्या हुआ कि ओध किसान सभा जो है वो सेटअप किया गया। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों मिलके क्या किए, ओध किसान सभा को सेटअप किए। तो बाबा रामचंद्र जो है ना वो लीडर थे, किसान लोगों का लीडर थे बाबा रामचंद्र। टॉपिक 2 यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि जो कंट्री साइड में किसान के लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्री साइड में ही ट्राइबल पीपल मतलब आदिवासी लोगों के लिए स्वराज का क्या मीनिंग है। तो क्या है कि गोदम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीपल जो है ना वो लोग अब फॉरेस्ट नहीं जा पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो उनका जो भेड़ बकरी मतलब जो कैटल है उनको ग्रेज कहाँ करे वो लोग, मतलब चराने कहाँ जाए भैया अब हम लोग। तो क्या हुआ कि चाहे या फिर वो हो जाए या फिर कलेक्ट फ्यूल वुड ये सब कहाँ से लाएं, फ्रूट्स वगैरह कहाँ से लाएं। तो इनका जो है वो लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और ये लोग को लगा कि यार हमारा राइट है कि हम जंगल वगैरह में घूमें, तुम हमें नहीं रोक सकते अंग्रेज, ओए अंग्रेज तू हमें नहीं रोक सकते। तो इनको गुस्सा आया।
और उनको जो है ना सो बेकार करने के लिए भी फोर्स किया गया। मतलब बोला कि सुनो रे, रोड वोड थोड़ा बनाने में मदद कर दो, लेकिन पैसा वैसा नहीं देंगे। बोला, ठीक है। ये लोगों को गुस्सा आया, तो ये लोग क्या किए, गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। गोरिल्ला मूवमेंट नाम बहुत प्यारा है, इसलिए याद तो आराम से रह जाएगा। स्टार्ट कब हुआ, अर्ली 1920 में। तो अलूरी सीताराम राजू जो है इसको लेड किए, ये आंदोलन को अलूरी सीताराम राजू लेड किए। सबसे पहले ये जो इतना भयानक सा नाम है, इसके बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। अलूरी सीताराम राजा जो है ना, ये क्लेम करता था कि भैया मेरे पास स्पेशल पावर है। किस चीज़ का रे, प्रिडिक्शन करने का, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने का। और हम जो है ना सो बुलेट भी सरवाइव कर सकते हैं, तुम हमको गोली से उड़ाएगा कुछ नहीं होगा हमको। सेकेंड पॉइंट जो है ना, ये इंस्पायर था बहुत ज़्यादा, किस चीज़ से, एम के गांधी से, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था ना महात्मा गांधी जी का, उनसे। तो ये लोग ये इसी से क्या बोला, ये सबको जो है सो बोलता था कि भैया खादी पहनो और दारू वारू पीने छोड़ दो रे, कोई नहीं पिएगा ये सब। तो क्या हुआ ना कि, और लेकिन इनका एक अलग व्यू पॉइंट था। ये सोचते थे कि इंडिया अगर आज़ाद हो सकता है तो वो सिर्फ फोर्स से होगा, मतलब बंदूक वगैरह यूज़ करेंगे तभी होगा, ये नॉन वायलेंस से इंडिया आज़ाद नहीं होने वाला। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो गोरिल्ला मूवमेंट जो है ना, इससे हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ कि रेबल्स जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ पे, पुलिस स्टेशन पे। ये लोग जो है सो ब्रिटिशर्स को अटेम्प्ट करने लगे किल करने के लिए, मतलब मारने के लिए। तो 1924 में क्या हुआ कि राजू जो है, जो हम अलूरी सीताराम राजू है, उनको वो पकड़ा गए थे और उनको जो है सो मतलब वो उनको मार दिया गया। और तब तक जो है सो वो फॉल का हीरो बन गए थे, मतलब वो लोकल लोगों के लिए वो हीरो बन चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये स्वराज का क्या मीनिंग था। तो सबसे पहले इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो कि 1859 में पास हुआ था। उसके हिसाब से क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स जो है ना, उनको कोई परमिशन नहीं था टी गार्डन को छोड़ना विदाउट परमिशन। पहले परमिशन लेना पड़ेगा तभी टी गार्डन को आप छोड़ सकते हो। जब उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने अपने तरह से इंटरप्रेट किया और सोचा कि भैया अब तो खुला मिल गया रे हम लोग को। उन लोगों ने क्या किया, बोला कि भाड़ में जाए इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। सब जो है सो 1000 ऑफ जो टी प्लांटेशन वर्कर्स है सब अपना घर की ओर निकल लिए। उनको लिए लगा कि दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग और सब कोई को अपना गांव में जो है सो जमीन मिलने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग रास्ते में ही जा रहे थे, तब तक जो है सो सब पुलिस उनको पीट दिए, भयानक वाला। तो हमने देखा कि टाउन्स में, कंट्री साइड में, किसान, ट्राइबल पीपल, प्लांटेशन वर्कर्स, सबके लिए अलग अलग मतलब था स्वराज का। और सबको को यही लगता था कि यार सब सफरिंग और ट्रबल जो है वो अब ख़त्म होने वाला है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आने से। अब 1922 में चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है, वहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वो टर्न हो गया, पूरा वायलेंट हो गया और जो है सो सब पुलिस से भिड़ने स्टार्ट कर दिए। तो ये जब महात्मा गांधी को ये जब पता चला तो उन्होंने बोला कि यार नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अब बंद कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है। तब वहाँ जाके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया। अपना थर्ड टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिए थे गांधी जी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा था। और गांधी जी सोचे कि यार कोई भी मास स्ट्रगल हमें जब भी करना है ना, उससे पहले लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्या हम लोग का मकसद क्या है, वो पहले समझाना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हर कोई जो है वो स्वराज को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहा है, हर कोई के लिए अलग अलग है स्वराज का मतलब। लेकिन अब क्या हुआ ना, अब तक जो है सो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स जो है ना, ये मास स्ट्रगल से ना वो लोग थक गए थे। वो लोग बोले कि अब हम लोग जो है सो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम लोग जो है सो ब्रिटिशर्स को जो अपोज कर पाएंगे उनका पॉलिसीज़ को और आर्ग्यू कर सकते हैं रिफॉर्म के लिए। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी भी बना लिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन लोगों के हिसाब से इंडिया आज़ाद मास स्ट्रगल से ही हो सकता है। तो इसी टाइम जो है ना दो फैक्टर थे जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किए। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे ये काम आता है। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है ना वो पूरा गिरने स्टार्ट हो गया। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गया, इसी कारण क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो है वो पूरा ही डिक्लाइन हो गया, मतलब डिमांड ही नहीं रहा अब एक्सपोर्ट का।
तो जो किसान लोग हैं उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने लगा, क्योंकि उन लोग जो उनका जो उपजा हुआ अनाज था वो बेचने में अब डिफ़िकल्टी आने लगा, रेवेन्यू पे करने में डिफ़िकल्टी आने लगा। सेकेंड पॉइंट, जो ब्रिटिश जो है ना वो लोग सेट किए एक कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, और ये किस लिए किए हैं, ताकि ये जो है ना फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में ये ध्यान दे और उसमें सजेस्ट चेंजेस करे। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम ये था कि सारे ब्रिटिशर्स ही थे इसमें। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, तो इसको ग्रीट किया गया प्यार से, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सभी पार्टिसिपेट किए इसको भगाने में, बोले कि भैया हमें नहीं चाहिए। तो लॉर्ड आयरविन जो है वो अक्टूबर 1929 में क्या किए, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए ताकि जो है सो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है सो लाहौर कांग्रेस सेशन जो चल रहा था, उसमें ये लोग क्या किए, डिमांड किए पूर्ण स्वराज। अब हम लोग को जो है सो आधा अधूरा आज़ादी नहीं चाहिए, पूरा आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। तो 20 जनवरी 1930 को ये लोग सेलिब्रेट किए एज एन इंडिपेंडेंस डे, लेकिन इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला। अगर सिंपल भाषा में समझे तो ज़्यादा इसको जो है सो भाव कोई नहीं दिया। तो गांधी जी सोचे कि यार कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो नया। टॉपिक 3 यहाँ से कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में गांधी जी ने सोचा था कि कुछ नया करना चाहिए अब, तो नया क्या करें, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जनवरी 31 को 1930 में गांधी जी जो है सो एक लेटर भेजे वाइसरॉय इरविन को स्टेटिंग 11 डिमांड्स। और ये जो 11 डिमांड्स है ना, ये गांधी जी वाइड रेंजिंग रखे थे ताकि पूरा इंडियन सोसाइटी जो है ना सबको इसमें शामिल हो सके। जिनमें से कुछ डिमांड्स था कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना है, मतलब ख़त्म करना है, और लैंड रेवेन्यू को कम करना है। पर वाइसरॉय ने गांधी जी का डिमांड्स को नहीं माने वो। तो एम के गांधी ने क्या किया, 11 मार्च 1930 को एक अल्टीमेटम दिया, बोला कि लास्ट वार्निंग है मेरा, अगर इस बार आप नहीं मानोगे तो हम कांग्रेस जो है वो लॉन्च कर देगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इरविन बोला कि जो करना है करो ना यार। तो गांधी जी बोले कि ठीक है रुको बताते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट को इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया था क्योंकि सॉल्ट ही ऐसा चीज़ था जो कि गरीब हो चाहे अमीर हो सबको ही खाता है, और सबको ही को टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, क्योंकि ना गवर्नमेंट का मोनोपोली था सॉल्ट प्रोडक्शन में, कोई और सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब समझते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो गवर्नमेंट के लॉज को ओबे नहीं करना है। तो गवर्नमेंट का लॉ क्या था कि सॉल्ट सिर्फ हम ही लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। गांधी जी क्या किए हैं, गांधी जी बोले कि अब हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो करना है करो। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या हुआ, नंबर 1 पॉइंट 7, ध्यान देना यहाँ से, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। 390 किलोमीटर वो लोग चले थे, और कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। 6 अप्रैल को वो लोग दांडी पहुँच गए, और उन्होंने क्या किया, वायलेट किया लॉ को और मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, इवापोरेशन। तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा सा थम जाते हैं। हाँ, अब लेकिन एक बात बताओ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दोनों अलग कैसे थे, क्वेश्चन मार्क। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था कि ब्रिटिशर के साथ हमें कॉर्पोरेट नहीं करना है, कॉपरेशन नहीं करना है। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि कॉपरेशन तो नहीं करना है, प्लस क्या है कि कॉलोनियल लॉज को भी तोड़ना है। तो थाउजेंड ऑफ पीपल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में जो है सो सॉल्ट लॉ को तोड़ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब में हिम्मत आ गया था। फॉरेन क्लोथ्स को है जो ये लोग बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिए। लिकर शॉप्स जो है मतलब दारू दुकान को ये लोग एंट्रेंस वगैरह ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिए। और पीजेंट्स जो है वो लोग रिफ्यूज़ किए कि चौकीदारी टैक्स हम लोग नहीं भरेंगे, सब में हिम्मत आ गया था। और फॉरेस्ट पीपल जो है सो मतलब ट्राइबल पीपल जो है वो लोग जो है सो फॉरेस्ट लॉज को तोड़ने स्टार्ट कर दिए, जंगल वगैरह में घुसने स्टार्ट कर दिए, वुड्स वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, भेड़ बकरी को चराने स्टार्ट कर दिए। टॉपिक 3 यहाँ से कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में गांधी जी ने सोचा था कि कुछ नया करना चाहिए अब, तो नया क्या करें, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जनवरी 31 को 1930 में गांधी जी जो है सो एक लेटर भेजे वाइसरॉय इरविन को स्टेटिंग 11 डिमांड्स।
और ये जो 11 डिमांड्स है ना, ये गांधी जी वाइड रेंजिंग रखे थे ताकि पूरा इंडियन सोसाइटी जो है ना, सबको इसमें शामिल हो सके। जिनमें से कुछ डिमांड्स था कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना है, मतलब ख़त्म करना है, और लैंड रेवेन्यू को कम करना है। पर वाइसरॉय ने गांधी जी का डिमांड्स को नहीं माने वो। तो एम के गांधी ने क्या किया, 11 मार्च 1930 को एक अल्टीमेटम दिया, बोला कि लास्ट वार्निंग है मेरा, अगर इस बार आप नहीं मानोगे तो हम कांग्रेस जो है वो लॉन्च कर देगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इरविन बोला कि जो करना है करो ना यार। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, रुको बताते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट को इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया था क्योंकि सॉल्ट ही ऐसा चीज़ था जो कि गरीब हो चाहे अमीर हो सबको ही खाता है, और सबको ही को टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, क्योंकि ना गवर्नमेंट का मोनोपोली था सॉल्ट प्रोडक्शन में, कोई और सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब समझते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो गवर्नमेंट के लॉज को ओबे नहीं करना है। तो गवर्नमेंट का लॉ क्या था कि सॉल्ट सिर्फ हम ही लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। गांधी जी क्या किए हैं, गांधी जी बोले कि अब हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो करना है करो। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या हुआ, नंबर 1 पॉइंट 7, ध्यान देना यहाँ से, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। 390 किलोमीटर वो लोग चले थे, और कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। 6 अप्रैल को वो लोग दांडी पहुँच गए, और उन्होंने क्या किया, वायलेट किया लॉ को और मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, इवापोरेशन। तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा सा थम जाते हैं। हाँ, अब लेकिन एक बात बताओ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दोनों अलग कैसे थे, क्वेश्चन मार्क। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था कि ब्रिटिशर के साथ हमें कॉर्पोरेट नहीं करना है, कॉपरेशन नहीं करना है। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि कॉपरेशन तो नहीं करना है, प्लस क्या है कि कॉलोनियल लॉज को भी तोड़ना है। तो थाउजेंड ऑफ पीपल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में जो है सो सॉल्ट लॉ को तोड़ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब में हिम्मत आ गया था। फॉरेन क्लोथ्स को है जो ये लोग बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिए। लिकर शॉप्स जो है मतलब दारू दुकान को ये लोग एंट्रेंस वगैरह ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिए। और पीजेंट्स जो है वो लोग रिफ्यूज़ किए कि चौकीदारी टैक्स हम लोग नहीं भरेंगे, सब में हिम्मत आ गया था। और फॉरेस्ट पीपल जो है सो मतलब ट्राइबल पीपल जो है वो लोग जो है सो फॉरेस्ट लॉज को तोड़ने स्टार्ट कर दिए, जंगल वगैरह में घुसने स्टार्ट कर दिए, वोट्स वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, भेड़ बकरी को चराने स्टार्ट कर दिए। तो टॉपिक 3 यहाँ से कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, ये लोग क्यों पार्टिसिपेट किए थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी में, बिजनेस क्लास। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो है ना, इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, ये लोग बहुत फ़ायदा उठाए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको हुआ था। लेकिन जब से कॉलोनियल पॉलिसीज़ आया ना, तो इनको अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया बिजनेस एक्टिविटीज़ में। तो ये लोग ऐसा पॉलिसीज़ चाहते थे जो कि उनको सपोर्ट करे, और उनका ये था कि दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब जो बाहर से जो सामान आता है ना, उन पे ये लोग जो है सो बैन लगाना चाहते थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और उन लोगों ने क्या किया कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन FICCI ये लोग फॉर्म किए इन 1927 में। इनको लेड कौन कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला। और वो लोग जो है सो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। और वो लोग क्या चाहते थे कि दे रिफ्यूज़ टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। वो लोग बोलते थे कि हमको इम्पोर्टेड गुड्स को कोई भी धंधा नहीं करना उनका। और उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस बिजनेस में नहीं रहेगा, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब हम आते हैं अपना फोर्थ कैटेगरी जो कि है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो ये लोग जो है ना, ये ज़्यादा संख्या में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, एक्सेप्ट नागपुर रीजन के लोग ही पार्टिसिपेट किए थे। जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे वो लोग जो है सो गांधी जी का प्रोग्राम वगैरह ये लोग फॉलो करते थे, जैसे कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स ये लोग फॉलो करते थे। उनके लिए उनका मूवमेंट ये था कि जो उनको लो वेजेस मिलता था ना, जो बहुत ही कम पैसे मिलते थे और पुअर वर्किंग कंडीशन था, उनका डिमांड ये था, इसके लिए वो लोग जो है सो शामिल हुए थे इस आंदोलन में।
बट कांग्रेस जो है उनको जो है सो इंक्लूड ही नहीं करती थी वर्कर्स को। वर्कर का डिमांड वो लोग नहीं इंक्लूड करती थी कांग्रेस, क्योंकि ना ये उनको जो सपोर्ट जो है सो इंडस्ट्रियलिस्ट तो उनको पैसा देते थे ना, तो वो लोग नाराज़ हो जाते, इसीलिए जो है सो कांग्रेस वर्कर डिमांड को उतना भाव ही नहीं देती थी। अब हम लोग देखते हैं नंबर 5th पॉइंट, जो कि लास्ट है हमारा, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो ड्यूरिंग गांधी जी जब मार्च कर रहे थे ना, दांडी मार्च, तो थाउजेंड ऑफ वुमेन्स, हजारों की संख्या में वो लोग घर से बाहर निकली और गांधी जी को सुनती थी कि यार क्या मतलब बोलते क्या है ये। तो वो लोग जो है ना, वो लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्च में, मैन्युफैक्चर शॉर्ट में वो लोग भाग लेती बहुत ज़्यादा, बहुत सारे तो जेल भी गई। और वो लोग जो है ना मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, मतलब गांधी जी मतलब इतना उन लोगों को मतलब प्रेरणा दे दिए थे, मतलब इंस्पायर कर दिए थे कि वो लोग जो है सो जो देश के लिए जो सेवा करती थी ना, वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा देशभक्ति का काम था। टॉपिक 3 यहाँ से कंटिन्यू है, ये लास्ट वीडियो है टॉपिक 3 पे। तो इसमें हम देखते हैं द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो नॉट ऑल द सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। हर कोई को उतना फर्क नहीं पड़ा था। इसका रीज़न ये था कि कांग्रेस जो है ना वो लंबे समय से इग्नोर करके चल रही थी दलित क्लास को और डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को। इसका रीज़न क्या था, ताकि जो है ना कि कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू को ऑफेंड ना हो जाए वो लोग, इसीलिए। सेकंड, मिड 1920 में कांग्रेस जो है ना एक ऐसा पार्टी उभर के आ रहा था जैसे कि उसमें डोमिनेटिंग हिंदू हो, क्योंकि जो है सो वो लोग जाके हिंदू महासभा एक ग्रुप का नाम था, उनसे वो लोग जाके मिल गए थे, तो मुस्लिम को ना थोड़ा अलग अलग लगने लगा। थर्ड पॉइंट ये है कि मोहम्मद अली जिना जो है वो डिमांड किए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, क्योंकि उनको डर था कि जो उनका कल्चर है, आइडेंटिटी है, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में थे, तो वो लोग जो है सो मतलब उनका ख़त्म हो जाएगा कल्चर वगैरह, क्योंकि हिंदू जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग में थे। नंबर 4 क्या है कि मुस्लिम लीग जो है सो वो इस्टेब्लिश हो गया 1920 में। इससे क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा झटका था यूनाइटेड स्ट्रगल में, क्योंकि मुस्लिम लीग फॉर्म होने से बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम जो वो लोग जाके मुस्लिम लीग चले गए वो लोग, तो ये जो है यूनाइटेड स्ट्रगल जो चल रहा था वो थोड़ा सा अब स्लो डाउन हो गया। और जो इंडस्ट्रियल्स वर्किंग क्लास जो है वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लार्ज संख्या में वो लोग नहीं किए, एक्सेप्ट नागपुर रीजन जो हम लास्ट वीडियो में ही देख चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है पूना एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ना उनको नॉमिनेट किया गया एज अ लीडर ऑफ ऑपरेस्ट क्लास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। वो जाके क्लैश कर गए महात्मा गांधी से, और वो डिमांड कर रहे थे, मतलब BR अम्बेडकर जी डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। तो ब्रिटिश जो है वो मान भी गए अम्बेडकर जी का ये बात, लेकिन गांधी जी है वो फास्टिंग पे चले गए, क्योंकि गांधी जी को लगता था ना कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ जाएगा ना दलित्स के लिए, तो हमारा जो प्रोसेस है ना सोसाइटी को इंटीग्रेट करना ये स्लो हो जाएगा। तो क्या हुआ कि पूना एक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। इसमें क्या हुआ कि इट गेव डिप्रेस्ड क्लास और रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट देवर टू, लेकिन उनका वोटिंग जो है वो अभी भी जनरल इलेक्टोरेट से ही होगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, लास्ट टॉपिक, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, छोटा सा टॉपिक। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि भैया इतना बड़ा कम्युनिटी है, इतना डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, तब भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आया? तो सबसे पहला पॉइंट है यूनाइटेड स्ट्रगल। सबको एक ही मकसद था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है, सब लोग एक साथ आके लड़ाई किए, तो सब लोग यूनाइट हो गए, यूनाइटेड स्ट्रगल। सेकंड था कि कल्चर्ड प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे कि हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, ये सब। थर्ड जो है वो सिंबल ऑफ भारत माता, जो कि कौन इसको लाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है सो भारत माता का सिंबल लाए थे। जैसे हम लोग आज भी बोलते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो ये पेट्रियोटिक फीलिंग जगता है अंदर में, तो इससे जो है सो सब लोग आपस में साथ में आ गए। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इन्होंने ही लिखा था। और ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था ना, ये डेवलप हुआ इंडियन फॉल्कलोर से भी। जैसे कि लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे फॉल्क सॉन्ग्स वगैरह और गांव वगैरह में जा जाके बजाते थे,
तो लोग जो है तो लोग में देशभक्ति जगता था। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अभी तक तुम लोग का रोंगटा वगैरह खड़ा हो गया होगा। तो ये देशभक्ति ऐसे ही जगता है। नंबर 5th पॉइंट क्या है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब ब्रिटिशर्स जो है ना वो इंडिया को देखते थे एज एन बैकवर्ड, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। मतलब तुम लोग जो है सो खुद को गवर्न नहीं कर सकता, हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग अब बोले कि अच्छा बेटा, मतलब हम ही लोग जो है सो ठीक है जो भी। तो हाँ मतलब अब इंडियन, लेकिन जो है ना इंडियन सॉ देयर हिस्ट्री एज इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, डेवलपमेंट इन साइंस, मैथ्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, ट्रेड, सब चीज़ में। तो हमारे जब हम ये सब सोचते हैं ना, आज हम लोग जब ये सब सोचते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई जीरो जो है सो इंडिया में डेवलप हुआ है। तो यही सब जो है सो ऐसे कर करके जो है सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया, और यही हमारा जो था सो नेशनलिज्म इन इंडिया था। और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, मस्ती करना है। धन्यवाद। एक बादल को मिला